सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन यहाँ व्यापार के रूप में हुआ था और व्यापार से धीरे धीरे उन्होंने पूरा अपना यहाँ साम्राज्य स्थापित किया। तो हम भारत में अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे और व्यापार से साम्राज्य तक वो किस प्रकार आगे बढ़े, हम ये इस पे एक दृष्टि डालेंगे, क्योंकि व्यापार से साम्राज्य तक हमारे कक्षा 8 में दूसरा अध्याय भी है। तो कक्षा 8 के दृष्टिकोण से ही आज हम पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही गहराई में ना जाते हुए सरसरी तौर पर हम सारी बातें देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वो भारत आए और साम्राज्य से उन्होंने किस प्रकार स्थापित किया। तो इसमें सबसे पहला है कि यूरोपीय शक्तियाँ। यूरोप ने आपने भूगोल में देखा होगा, मैं आपको यहाँ ग्लोब लेकर इसमें दिखाता हूँ कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ग्लोब है और इसमें यहाँ पर यूरोप दिख रहा होगा आप लोगों को, ये स्थान पर यूरोप, ये वाला जो है, तो ये यूरोप से, और ये रहा भारत, यहाँ पर है भारत और यहाँ पर है यूरोप। तो यूरोप से इस तरह से जितने भी देश आए व्यापार करने के लिए, यूरोप में बहुत से देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, तो ये जितने भी देश यहाँ से आए ये अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए इस तरह से केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। यहाँ पे जो एक द्वीप है उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। यहाँ पर वो विश्राम करके फिर आगे का सफ़र तय करते थे। इस प्रकार होते हुए भारत यहाँ पहुँचते थे। तो ये एक पूरा समुद्री रास्ता था जो कि बहुत लंबा था उस समय। ये आप लोग अगर भूगोल का भी हम साथ में अध्ययन करें तो आज अगर भारत से व्यापार होता है यूरोप का, तो यहाँ से एक स्वेज नहर काटी गई है। ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इन दोनों के बीच का जो ज़मीनी हिस्सा था उसे काट दिया गया है और यहाँ से आप नहर बनाइए, स्वेज नहर, और भारत जितने भी यूरोपीय जहाज़ आते हैं या भारत से यूरोप जितने भी जहाज़ जाते हैं वो इस मार्ग से होते हुए जाते हैं, इस तरह से। तो ये बहुत ही छोटा सा रास्ता समुद्री हो गया है स्वेज नहर के बनने से, लेकिन उस समय स्वेज नहर नहीं बनी थी, यहाँ पर ज़मीनी हिस्सा था। तो इसलिए यहाँ से जितने भी यूरोपीय नाविक थे, जितने भी व्यापारी थे, वो यहाँ से पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए व्यापार करने के लिए भारत में आते थे। तो यूरोपीय जितने थे वो यहीं से आए हैं। सबसे पहले यूरोपीय में आए हैं पुर्तगाल से आए हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए यूरोपीय आए उनमें वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और ये पुर्तगाल आपको यहाँ पर दिख सकता है। एक छोटा सा देश जो स्पेन, पीला स्पेन दिख रहा है, स्पेन के बगल में जो रेड कलर का है ये पुर्तगाल है। ये इस तरह से घूमते हुए यहाँ से भारत आए हैं। जब वास्को डी गामा भारत आए और गोवा में उन्होंने अपना पुर्तगालियों ने अपना शासन स्थापित किया, व्यापार शुरू किया, तो अंग्रेजों की दृष्टि भी इस ओर पड़ी। तो अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी की स्थापना उन्होंने एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ ने इसको व्यापार का एकाधिकार दिया। एकाधिकार का अर्थ है कि इंग्लैंड से केवल एक ही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, यानी कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती। इंग्लैंड से नहीं आ सकती, लेकिन यूरोप में बहुत से देश हैं, तो बहुत से देश हैं तो वहाँ से कंपनियाँ आ सकती हैं, लेकिन इंग्लैंड की केवल एक ही कंपनी आती है। एकाधिकार का अर्थ ये है, केवल एक को अधिकार दिया गया है, औरों को अधिकार नहीं दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, लेकिन इसका पूरा नाम एक बहुत लंबा नाम है जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो हम क्योंकि प्रचलित नाम पे ही हम जाएंगे, तब हम आगे फटाफट अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी कई सारे देशों की थी, हर देश ने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही रखा था। जैसे जो हॉलैंड से आए उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, पुर्तगाल से आए तो उन्होंने भी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। तो इसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जान सकते हैं, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी वाली बात कर रहे हैं, फ्रांस, डच या ब्रिटिश। तो हम इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे। तो इसकी स्थापना 1600 में हुई और इसने व्यापार शुरू किया। यहाँ पर उस समय, जिस समय इसकी स्थापना हुई भारत में, उस समय मुगलों का शासन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से मुगलों का शासन चल रहा था। तो मुगलों के शासन के समय ही वहाँ के राजा ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत यहाँ आए और राजाओं से मिले और उन्होंने व्यापार की अनुमति मांगने का कार्य समय समय पर किया और समय समय पर उनको रियायतें मिलती रही। अंग्रेज
आए व्यापार करने के लिए, क्योंकि यूरोप की शक्तियाँ अब हम देखें यहाँ व्यापार करने आ रही थी, जैसे अंग्रेज आ रहे थे, पुर्तगाली उससे पहले आ गए थे। तो ये जो कंपनियां आ रही हैं यहाँ व्यापार करने के लिए, ये आ रही थी यहाँ के खासकर मसालों के लिए। यहाँ गरम मसाले हमारे देश में बहुत होते हैं, तो मसालों का व्यापार हमारे देश से करने के लिए ये आ रही थी, क्योंकि ये मसाले खरीद के ले जाके यूरोपीय देशों में बेचते थे। इसके अलावा हमारे देश की सूत, कपास हमारे देश में बहुत अच्छा होता है, वही कपास, तो सूत का व्यापार भी होता था, नहीं कपास का व्यापार और रेशम का व्यापार। तो इन वस्तुओं के लिए, इन वस्तुओं के व्यापार के लिए ये सारी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी और इन्होंने धीरे धीरे करके अपना व्यापार यहाँ शुरू किया है। अच्छा, आप देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई पश्चिम बंगाल, जो अभी हम देखते हैं बंगाल में आए। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो यहाँ हमें दिखाई देगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ये पहले एक ही प्रांत था जिसे हम बंगाल प्रांत के नाम से जानते थे। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिलाकर एक बंगाल बनता था। तो बंगाल में सबसे पहले इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया। अब एक बात यह है कि यूरोप से कई सारी कंपनियां आई थी, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की भी थी, डच भी थी, पुर्तगालियों की भी थी, स्पेन की भी आ रही थी, और ब्रिटिश तो हम पे राज किए ही हैं। तो इन सारी कंपनियों में होड़ थी कि भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कौन करे, कौन पूरे भारत को व्यापार के मामले में अपने कब्जे में ले ले, कि सारा व्यापार वही करे और अपने देश को मुनाफा पहुंचाए। तो इन कंपनियों में होड़ लगी हुई थी, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा थी। तो ये एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार तब बढ़ेगा जब दूसरे का कम करना। तो दूसरे का कम करने के लिए कई बार ये हिंसक तरीके भी अपनाते थे। दूसरे के जहाज़ों को डुबा दिया, दूसरे के यहाँ हमला कर दिया और उसके सामान को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से ये कंपनियां एक दूसरे पर हमले करती थी, उनके सामानों को डुबा देती थी, उनके जहाज़ों को नष्ट कर देती थी, उनको क्षति पहुंचाती थी किस अलग अलग तरीकों से। तो ये भी एक तरीका था इनका अपने आप को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और दूसरे के व्यापार को कम करने के लिए, एक तरीका ये भी था। तो अब जब दूसरे पे हमला करेंगे तो अपनी भी सुरक्षा करनी होगी। तो इसलिए जब ये भारत में कंपनियां स्थापित हुई, इन्होंने जहाँ जहाँ पर अपनी कंपनियों के लिए बस्तियां बनाई, वहाँ पर इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, एक दूसरे से सुरक्षा के लिए वहाँ पर इन्होंने अपनी किलेबंदी भी शुरू करी। तो किलेबंदी शुरू करी और एक दूसरे से अपनी रक्षा करी एक दूसरी कंपनियों ने। जब बात यहाँ आई कि भाई हम ये कंपनियां अपनी किलेबंदी करने लगी और एक दूसरे से सुरक्षा करने लगी, तो इन्हें ये भी लगा कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों पर भी अपना अधिकार जमाएं। जब इनके पास शक्ति आने लगी, क्योंकि व्यापार के लिए इनको एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए शक्ति की भी जरूरत थी, और जब इन्होंने शक्ति संचित करी तो इन्हें ये लगा कि शक्ति का इस्तेमाल हम यहाँ के लोगों के ऊपर भी कर सकते हैं। तो पहले तो इन्होंने लेकिन दो तरीके से काम किया। एक, इन्होंने अपनी शक्ति इकट्ठी करते रहे एक तरफ, और दूसरी तरफ अंदर खाने ये यहाँ के राजाओं से, यहाँ के नवाबों से रियायतें भी मांगते रहे, छूट, रियायतें मतलब छूट भी मांगते रहे व्यापार का। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये भारत के नक्शे में कि सबसे पहले भारत में तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, लेकिन वो सबसे पहले बंगाल में है। तो बंगाल में, पूरे भारत में तो मुगल साम्राज्य है, लेकिन बंगाल में उस समय एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी। अलीवर्दी खान ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो अलीवर्दी खान के बाद के उत्तराधिकारी बने थे सिराजुद्दौला। तो बंगाल में उस समय सिराजुद्दौला का शासन था। ये हमें याद रखने वाली बात है। बंगाल में सिराजुद्दौला, जिस समय अंग्रेजों की कंपनी यहाँ बंगाल में स्थापित होती है, उस समय बंगाल में जब एक ठीक ठाक तरीके से वो स्थापित हो जाती है, तो उस बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन होता है। सिराजुद्दौला को ये बात अच्छी नहीं लगती। एक तो बात ये थी कि सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब थे, और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत सारी रियायतें दे रही थी, बहुत सारी व्यापार में छूट दे रही थी। अब उस छूट का अंग्रेज गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। गलत तरीका ये था
कि जब व्यापार में कर की छूट अलीवर्दी खां ने दी तो कंपनी की जितने भी कर्मचारी और गवर्नर आते थे और जितने अधिकारी आते थे वो सारे अधिकारी कंपनी का व्यापार तो करते थे और भ्रष्टता के साथ अपना व्यापार भी, अपना व्यक्तिगत व्यापार भी वो करते। तो यहाँ पर जो कंपनी को छूट मिली थी ये केवल कंपनी के लिए थी, ये छूट कंपनी के लिए थी, यानी कंपनी के नाम से जो व्यापार होगा उसमें छूट मिली थी, ये छूट व्यक्तिगत नहीं थी, व्यक्तिगत नहीं। तो कंपनी के व्यापारी लेकिन क्या काम करते थे, कंपनी के नाम से व्यापार करते थे और व्यक्तिगत व्यापार करते थे, और कंपनी को जो छूट मिलती थी उसी के साथ अपना व्यक्तिगत व्यापार करते थे तो उसमें भी छूट ले लेते थे। ऐसा बहुत सारे कर्मचारी कर रहे थे। इससे उनकी कंपनी तो लॉस में, घाटे में जा ही रही थी, वो एक अलग बात हो गई। इससे बंगाल में जो कर व्यवस्था थी वो भी चरमरा रही थी और बंगाल का जो नवाब है उसकी आमदनी घट रही थी। तो जब सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान ने ये सारी रियायतें दी थी, जब उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने तो सिराजुद्दौला को ये बात अखरी, मतलब ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने कंपनी की ये रियायतें छोड़ने के लिए कहा, कंपनी से कहा कि आप केवल कंपनी को ही छूट मिलेगी, व्यक्तिगत छूट नहीं मिलेगी। जब व्यक्तिगत छूट नहीं मिलेगी तो कंपनी के जो अफसर थे वो व्यक्तिगत छूट के आदी हो चुके थे। उन्होंने ये इस चीज का आनंद ले लिया था कि व्यक्तिगत छूट, व्यक्तिगत व्यापार पे भी छूट के साथ व्यापार करने का उनको आनंद आने लगा था, बहुत मुनाफा होने लगा था। लेकिन जब सिराजुद्दौला ने ये छूट बंद करी तो उनका सीधे सीधे सामना सिराजुद्दौला से होना तय। कंपनी ने किलेबंदी, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे, कंपनी एक दूसरी कंपनियों से बचाव के लिए किलेबंदी और अपनी शक्ति संचित करती थी, तो उस शक्ति का इस्तेमाल उसने सोचा कि क्यों ना अब हम इनके खिलाफ भी करें। तो कंपनी ने इनका कहना नहीं माना। सिराजुद्दौला ने, कंपनियां क्या करती थी, अपने सिक्के भी डालती, व्यापार के लिए अपने सिक्के भी डालती थी। तो सिराजुद्दौला ने उसके लिए भी मना किया कि आप सिक्के नहीं डाल सकते, सिर्फ हमारे द्वारा जारी की गई मुद्रा पर आपको व्यापार करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कंपनी ने बात नहीं मानी तो दोनों में टकराव हुआ और ये टकराव 1757 में प्लासी के युद्ध के रूप में सामने आता है। प्लासी के युद्ध में एक और कंपनी में लॉर्ड क्लाइव, कंपनी के गवर्नर उस समय लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव बहुत चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने चतुराई से काम लिया और एक षड्यंत्र रचते हुए सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर था, मीर जाफर को अपनी ओर मिला दिया। ये लालच देकर युद्ध के बाद विजय जब प्राप्त होगी तो मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा, ये कहकर मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और चतुराई से युद्ध जीत लिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो आधी से अधिक सेना मीर जाफर के नेतृत्व में अंग्रेजों से मिल गई और 1757 का युद्ध अंग्रेजों ने इस तरह से से जीत लिया और सिराजुद्दौला को हटाकर, गद्दी से हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया। लेकिन क्योंकि जब मीर जाफर नवाब बनाए गए थे तो वो भी एक खिलौने वाली गुड़िया के समान, कठपुतली के समान नवाब बने थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने बनाया था तो अंग्रेजों के इशारों पर ही उन्हें काम करना था। और इस वजह से मीर जाफर भी अपना बंगाल में अपना शासन, नवाब बनने के बाद अपना शासन चलाते चलाते परेशान हुए, क्योंकि बार बार अंग्रेज उनसे पैसा मांगते और वो उसकी पूर्ति करने में फिर असमर्थ जब होने लगे तो वो अंग्रेजों से परेशान हुए। अब बात यहाँ पहुंची कि मीर जाफर क्या करें। फिर मीर जाफर ने फिर जब धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया तो अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने फिर मीर जाफर को हटाया गद्दी से और उनकी जगह बना दिया मीर कासिम, उनकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम बंगाल के नवाब बने। ये भी पहले अंग्रेजों का कहा मानते रहे, लेकिन इनको भी वही समस्या सामने आई। जब अंग्रेज अपनी मांगे बढ़ाते गए, धन संबंधी पैसे और मांगते रहे तो मीर कासिम भी परेशान हो गए। अब कैसे शासन चलाए अपना, पैसा तो सारा अंग्रेज ले रहे हैं। तो मीर कासिम ने भी जब विरोध करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने इनको फिर से हटाया और फिर से मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बिठाया, फिर से नवाब बनाया मीर जाफर। तो इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा खेल चल रहा है
कि अंग्रेज जब जिसको चाहे उसको नवाब बना दे रहे हैं, जब जिसको चाहे हटा दे रहे हैं। तो मीर कासिम को जब हटाया गया तो एक बार फिर से मीर जाफर को बनाया गया, तो मीर कासिम ने शक्ति संगठित करी। वो अवध गए, अवध में उन्होंने मुगल बादशाह से और अवध के नवाब से उन्होंने संधि की और कंपनी के ऊपर आक्रमण किया। और ये आक्रमण सीधे सीधे आमने सामने लड़ा जाने वाला आक्रमण था 1764 में, जो कि बक्सर के युद्ध के रूप में हमारे सामने आता है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और ये युद्ध बिल्कुल आमने सामने से था। बिल्कुल आमने सामने का अर्थ यहाँ पे ये है कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध है ये अंग्रेजों ने अपनी चतुराई से जीता, अपनी सैनिक योग्यता से नहीं जीता। लेकिन जो 1764 का बक्सर का युद्ध है ये अंग्रेजों ने आमने सामने की लड़ाई से जीता और इसमें इन्होंने अपनी शक्ति के दम पर ही जीता, ये चतुराई से नहीं, शक्ति के दम पर जीता गया युद्ध। तो जब ये युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो एक तरह से ये सिद्ध भी हो गया कि अब भारत में अंग्रेजों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, उनकी शक्ति की प्रभुता माने जाने लगी। तो इस तरह से अब बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन बंगाल में स्थापित। अब उन्होंने धीरे धीरे कुछ समय बाद इन्होंने बंगाल में नवाब बनाने की प्रथा भी समाप्त करी और स्वयं ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं ही बंगाल का शासन अपने हाथों में लेकर उसे अपने अनुसार चलाना शुरू किया। तो इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई।